चैनल ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे एक्शन पैक रहने वाला है। हम दिन भर के लिए आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट के एक्शन से, जो कि हमें बताएंगी प्रियंका। इसके अलावा आज हमारी नजर एक बड़ी खबर पे भी रहेगी, जिसका कि इम्पैक्ट आज कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकता है और वहां पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में मेरे सहयोगी अंकुर जुड़ेंगे और खबरों वाले शेयर की पूरी डिटेल देंगे मेरे सहयोगी शरद दुबे। लेकिन सबसे पहले कल के मार्केट की अगर बात करें तो शानदार तेजी देखने को मिली थी। कल के बाजार में वीक ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बावजूद अच्छी तेजी थी। लेकिन अब ये पूरा जो वीक है ये काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि कल से एमपीसी की बैठक भी शुरू होगी और अब अर्निंग सीजन की शुरुआत भी होने वाली है। तो ऐसे में मार्केट्स किस तरह के दिखाई दे सकते हैं और आपको आने वाले समय के लिए किस तरह की तैयारी करनी है, इस पर हमारा फोकस रहेगा अगले आधे घंटे। लेकिन एक बार एशियन मार्केट्स में किस तरह की शुरुआत हो रही है इस पर भी एक बार चेक ले लेते हैं। एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो इस वक्त कमज़ोर है। अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करेंगे तो 123 अंक नीचे इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी है। निकाई में भारी गिरावट है। ये इंडेक्स देखिए करीब 3% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और शंघाई और हैंगसेंग में भी कमजोरी है। शंघाई अगर देखेंगे तो वो हरे निशान में है, हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है शंघाई का मार्केट। लेकिन अगर हैंगसेंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो जो शुरुआत कहेंगे वो कुछ अच्छी नहीं है, स्पेशली निकाई की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। और किस तरह के संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से ये भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए सबसे पहले संकेत की बात तो करेंगे, लेकिन जो दो बड़े फैक्टर्स ग्लोबली सारे इकोनॉमीज पर हावी है वो है एनर्जी सोर्सेज के प्राइसेस। सबसे बड़ा जो क्यू यूएस मार्केट्स की तो हम बात करेंगे। आपने अभी बताया कि किस तरह से फेसबुक, इंस्टा, इनके 5 घंटे तक आउटेज रही और ये असर देखने को मिला। शायद ये एक बड़ा रीज़न था कि नास्डैक में टेक शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। यूएस मार्केट्स फ्राइडे को एक रीबाउंड सेशन देखने को मिला था। इंडियन मार्केट्स में मंडे को एक अच्छा उछाल देखने को मिला, लेकिन ये तेजी पर ब्रेक लगी कल यूएस मार्केट्स में। वजह दो बड़ी है वहां पर। एक तो महंगाई की चिंताएं हैं और यूएस बॉन्ड हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कुछ बेसिस पॉइंट ही बढ़ी है, लेकिन यस वो एक बड़ा कंसर्न है, जिसके कारण हमने देखा एक सेल ऑफ देखने को मिला आपको यूएस मार्केट्स में। नास्डैक की बात करें तो वहां पर लगभग 300 से ज़्यादा अंक की गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स में भी ऊपरी स्तरों से लगभग 300 से ज़्यादा अंकों की ही गिरावट देखने को मिली। रीज़न बड़ा क्या है? ये ऑफकोर्स जैसे कि बताया मैंने कि महंगाई की चिंताएं हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, प्लस एक बड़ा रीज़न जो है जो ग्लोबली मार्केट्स पर वेट कर रहा है वो है एनर्जी सोर्सेज के प्राइसेस। ब्रेंट क्रूड का आप दाम देखिए $81 के प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। उसका रीजन था ओपेक की बैठक थी, वहां प्रोडक्शन ना बढ़ाने का फैसला किया गया। अब क्या है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये एक सेंटिमेंट बहुत बड़ा है जो हावी हो रहा है मार्केट्स पर। और इसी का असर आप देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए दबाव के साथ दिखाई दे रहा है काम करते हुए फिलहाल। और ये एक बड़ा फैक्टर होगा इंडियन मार्केट्स के लिए भी और ग्लोबली भी। और अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी निकाई में लगभग 800 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। 3% तक लुढ़क गया है निकाई इंडेक्स भी। सो ये तमाम संकेत हैं। सेंटिमेंट फिलहाल जो न्यूज़ फ्लो है वो ड्राइव कर रहा है सेंटिमेंट्स को, और वो थोड़ा फिलहाल नेगेटिव दिख रहा है, नकारात्मक दिख रहा है। पूजा बिल्कुल, तो जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। जैसा कि प्रियंका ने बताया, बॉन्ड यील्ड्स, महंगाई की चिंता से अमेरिकी बाजारों में दबाव है। और कल जिस तरह से टेक्नोलॉजी में हमने देखा दिक्कतें देखने को मिली हैं, टेक्नोलॉजी शेयरों में भी कल भारी बिकवाली देखने को मिली थी। इसकी वजह से हमने देखा कि नैस्डैक में भी करीब 300 अंकों का दबाव कल के सेशन में देखने को मिला। तो आज देखना होगा इस पर भारतीय बाजार कैसा रिएक्ट करता है। लेकिन एक और आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी करके गए हैं। करीब 860 करोड़ की खरीदारी कल देखी गई है एफआईआईज की तरफ से। वही कैश मार्केट में डीआईआईज की बात करेंगे तो 228 करोड़ की खरीदारी कल डीआईआईज ने भी की है। तो कैश मार्केट में तो खरीदारी के आंकड़े हैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ
यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है करीब 735 करोड़ से ज़्यादा का बिकवाली का आंकड़ा कल इंडेक्स फ्यूचर में देखा गया FIIs की तरफ से। तो इन तमाम आंकड़ों पर आज बाजार कैसे रिएक्ट करेगा इस पर हमारी खास नज़र होगी, क्योंकि अब इस वक्त जो संकेत आए हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं। लेकिन जैसा कि हमने को बताया कि आने वाला जो हफ्ता है वो काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है, काफ़ी सारा इवेंट्स है, तो बाजार कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं आज की बड़ी खबरों का। और आज फोकस में है श्रेय इंफ्रा। हम आपको बता दें RBI ने श्रेय इंफ्रा के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है और श्रेय इक्विपमेंट का जो बोर्ड है उसको भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पूर्व CGM है रजनीश शर्मा, उनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। क्या है वजह, क्या है पूरी खबर, ये पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? जी हाँ, RBI ने जो श्री ग्रुप इंफ्रा उनकी जो कंपनीज हैं श्री इक्विपमेंट और श्री इंफ्रा, इनको सुपरसीड कर दिया है और नए एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जो प्रमोटर्स थे जिनकी बातचीत चल रही थी बैंकों से जो कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, अब वो नहीं होगा। अब ये IBC प्रोसीडिंग्स में जाएगा, मतलब एक नया बायर आएगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत होगी। मतलब ये है कि अब बैंक नई बोलियां मंगवाएंगे, नए खरीदार आ सकते हैं और जो IBC के तहत प्रक्रिया है वो चलेगी। अभी तक RBI ने हालांकि कंपनी को NCLT रिफर नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो कि नए बोर्ड मेंबर के तौर पे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि नए एडमिनिस्ट्रेटर को ज्वाइन कराया है। तो मतलब बैंकों के लिए मतलब ये जो 30,000 करोड़ का जो कर्ज है उसका जो रीस्ट्रक्चरिंग है अब वो नहीं होगी। अब जो भी प्रक्रिया होगी वो IBC के तहत होगी और एक नया खरीदार मिल सकता है श्री इक्विपमेंट और श्री इंफ्रा के लिए। ओके, तो RBI का ये बड़ा एक्शन कंपनी पर और डिफ़ॉल्ट और ख़राब गवर्नेंस की वजह से, जैसा कि अभी अंकुर ने बताया, ये फैसला लिया गया है कंपनी पर। हम आपको बता दें करीब 30,000 करोड़ का कर्ज है, तो ख़राब गवर्नेंस की वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन कंपनी पर ये जो खबर आई है इसका इम्पैक्ट बाकी सारे स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है, जिस पर कि आज आपको नज़र रखनी है। और ये पूरी डिटेल्स लेकर मेरे साथ डिम्पी कावरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए ये जो खबर आ रही है काफ़ी नेगेटिव खबर है, इसका असर और कौन कौन सी कंपनियों पर पड़ सकता है आज? पूजा, गुड मॉर्निंग। क्योंकि जो बैंकिंग एक्सपोजर की जिसके बारे में बात हो रही है कि आप बता रहे थे कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, वो कुल मिला के 38,000 करोड़ का कर्ज है। उसमें बैंक का एक बॉन्ड्स का एक्सपोजर भी है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ होनी शुरू हुई थी, जब सारे के सारे जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी सैलरीज पे कैप कर दिया गया। एक टॉप मैनेजमेंट इस्तीफा देने लग गई, जिसमें कि श्री इक्विपमेंट के CEO ने भी इस्तीफा दे दिया। अब हुआ क्या था कि एक साल पहले RBI के, माफ कीजिए, एक हफ्ते पहले ही क्रेडिटर्स की एक बैठक हुई। क्रेडिटर्स की बैठक में यह कहा गया कि आप मैनेजमेंट ने मैसेज दिया कि हम एक साल के लिए कुछ नहीं करना चाहते, हम अपनी बैलेंस शीट्स को ठीक करना चाहते हैं, अब हमको समय दे दो, हम कोई डेट वेट को नहीं उतारेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स इससे नाराज हुए। इस नाराज के बाद आप देखेंगे RBI ने प्रोटोकॉल अपना लेते हुए, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 1934 वाला जो उसका रूल बना हुआ है उसके हिसाब से इन दोनों कंपनीज को टेक ओवर कर लिया। बैंक एक्सपोजर की आप बात पूछ रहे थे, तो बैंक का कुल मिला के 28,000 करोड़ का एक्सपोजर है। सबसे ज्यादा तो इंडियन बैंक का है, करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का। कैनरा बैंक करीब 1,200 करोड़ का एक्सपोजर रखती है और साथ ही एक्सिस बैंक का करीब 800 करोड़ का एक्सपोजर है। तो इन सभी बैंक्स पे भी असर आएगा। हालांकि इस पे पॉजिटिव होगा या कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आगे की प्रक्रिया अब NCLT के अंदर जाने वाली है। अगर एक अच्छा बिडर मिल जाता है तो इन बैंकों को होप होगी आने वाले दिनों में, लेकिन प्रमा फेसी हो सकता है कि यहाँ पे आज एक नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि RBI आगे चल के कितनी जल्दी NCLT की प्रोसीडिंग्स को बढ़ाता है और बेचता है। DHFL के मामले के अंदर काम कर चुका है, बैंकों के पास पैसा आ चुका है, तो इसलिए अब श्री वाले मामले पे भी देखना होगा कि कितनी जल्दी एक्सपोजर आता है। इनकी बैलेंस शीट्स भी हमने चेक करी, जो मुनाफा FY20 के अंदर करीब 90 करोड़ रुपए का कंपनी ने बनाया था, वो करीब 7,500 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया इन्होंने। और साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी माइनस में चले गए, यानी कि कंपनी जो पैसा बना भी रही है वो खो ही रही है। तो इसलिए ये फैसला लेना मेरे को लग रहा है कि RBI का ये पॉइंट बिल्कुल वाजिब है। बस अब बैंक का एक्सपोजर और RBI की फैसले की कितनी स्पीड से लिया जाता है वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी आपको डिम्पी ने बताई कि जो प्रोसेस की स्पीड होगी उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला था। RBI की बड़ा कदम
देखा जाएगा तो कंपनी के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन बैंक्स को फिर इसके बाद पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, एनसीएलटी की प्रक्रिया होगी, तो कहीं ना कहीं बैंकों को आने वाले समय में यहाँ से कुछ रकम मिल सकती है। देखना होगा आगे के जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, लेकिन आज इसका कुछ असर शायद बैंकों पर देखने को मिले। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंकों का एक्सपोजर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई एक बड़ी अपडेट की, बड़ा न्यूज़ हमने आपको बताया, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे खबरें हैं जो कि जहाँ पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है, और ये बताने के लिए मेरे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए और कौन सी खबरें रहेंगी आज फोकस में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो अभी आपने बैंकिंग के बारे में ही बात किया था, तो मैं जो हूँ आपको बैंकिंग स्पेस पे ही लेके जाएंगे। दूसरी तिमाही की अपडेट्स आए हैं बीएफएसआई स्पेस पे और अच्छे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो उन्होंने देर रात जो अपनी क्यूटी ऑपरेशनल अपडेट दिया है, एडवांसेज में ऑलमोस्ट 15% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। और एक अच्छी नंबर जो आंकड़े मिले हैं स्पेशली आपके कमर्शियल और रूरल बैंकिंग की, उसमें ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ देखने मिला। याद रखिएगा जो आपके जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रही है, आपकी कंपनीज़ के वर्क आउटपुट बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा एक अच्छी जो मानसून सीज़न की जो है अच्छी इम्पैक्ट देखने मिली है, तो वो एक बहुत अच्छा रहा है। डिपॉजिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है 14% और रिटेल डिपॉजिट्स में 17% का इजाफा हुआ है। महिंद्रा फाइनेंस ने भी एक अच्छे आंकड़े लाए हैं Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स के। डिसबर्समेंट्स में ऑलमोस्ट 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। और जो है वो मैनेजमेंट कह रहे हैं कि फर्दर रिडक्शन एक्सपेक्टेड है आपके एनपीए नंबर्स में इस महीने में। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव जो है मूवमेंट देखने मिल रहा है। और जो मोमेंटम है स्पेशली आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में, उसमें भी तेज़ी देखने मिल रही है। इन्वेस्को और जी केस की बात करें तो एनसीएलटी में 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई। और पीएनबी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो आपके जो एक शेयर मेटलाइफ है, उन्होंने अपने स्टेक जो है बढ़ा दी है उनके जेवी में, और उन्होंने अक्वायर किया है एलजी और एल्प्रो कैपिटल का स्टेक। तो उनका स्टेक जो है ऑलमोस्ट 15% बढ़ के ऑलमोस्ट 47% का हो गया। और डील की अगर बात करें तो 1900 करोड़ की है। वेदांता ने भी अपनी Q2 अपडेट डाली है और हाल ही में मेटल स्टॉक्स में भी बहुत तेज़ी देखने मिली थी जब थोड़ी सी कूल ऑफ हुई थी लास्ट 2 वीक्स पहले। और उसमें Q2 में उनके जो एल्यूमिनियम आउटपुट है उनमें 21% का बढ़ोतरी देखने मिला है। और हिंदुस्तान जिंक भी रहेगा फोकस में, उनमें उनका जो जो माइड मेटल है उसमें भी 4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ। और एक आज बड़ी बल्ड डील है एक्सपेक्टेड, आपकी जो एक्सा जो है वो ऑलमोस्ट सेल करेंगे ऑलमोस्ट 4% स्टेक, आपके ऑलमोस्ट 1.75 करोड़ शेयर्स, और भाव रहेगा ऑलमोस्ट 1498 रुपीज़ से लेके 1580 रुपये के बीच। ये ब्लॉक डील जो है ऑलमोस्ट 2630 करोड़ के लिए एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे खबर रहेंगे हमारे ध्यान पे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आज नज़र रखिए। ट्रेडिंग के शुरुआती सेशन में ही इसमें बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आज आप ज़रूर नज़र रखिए। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियां जो कि अपने Q2 के अपडेटेड आंकड़े जारी कर रही हैं, तो यहाँ पर भी आज फोकस रहेगा। स्पेशली M&M फाइनेंस काफ़ी शानदार बढ़त देखी गई है और आगे की जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आज यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। स्टॉक में इस खबर के चलते कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई खबरों की। अब ट्रेडिंग के लिहाज से आज मौके कहाँ दिख रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। और आज सेंट्रम ब्रोकिंग की जो राय आई है उसमें उन्होंने अपने दोनों कॉल्स में खरीदारी करने की राय दी है। पहला जो स्टॉक होगा वो है पॉलीकैब, खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर आज के लिए जो वो लक्ष्य देख रहे हैं वो 2500 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 2395 का। तो ये पहला स्टॉक है जहाँ पर की खरीदारी करने की राय होगी। तो दूसरा स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। कल हमने देखा था स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, आज भी तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। 4700 इस लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 4480 का। तो आज के लिए जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स है उसमें पॉलीकैब और अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जिस तरीके से जो ग्लोबल क्यूज़ दिख रहे हैं हमें, उन्हें देखते हुए आज कमोडिटी मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए और कौन कौन से एसेट क्लास है जहाँ पर कि आप बाय या सेल देख रही हैं आज के लिए? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से कल जिस तरीके की मूव आई है और बुलियन काउंटर में एक जंप आया है और गोल्ड भी अब थोड़ा सा ऊपर तो स्टे कर रहा है, थोड़ी बाइंग जो यहाँ वो ये सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है। बेस मेटल से भी थोड़ी रिकवरी थी
मेरे ख्याल से उसका फायदा यहाँ पे सर्वर को मिलेगा। सर्वर में बाइंग करके चलना चाहिए, 60,800 के लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। 1,300 का टारगेट रखना होगा, तो वापस यहाँ पे 60,600 का लगा के चलना होगा। दूसरी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी क्रूड आ रही है, क्रूड में हम डाउन साइड आता हुआ नहीं देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये 5800 के ऊपर थोड़ा सा भी स्टेबल होती है कमोडिटी, तो फर्दर इसमें हायर साइड देखने का पावर क्रंचेस ऑलरेडी है। और नेशनल गैस में जिस तरीके से हायर प्राइसेस है, तो बहुत जगह क्रूड से स्विच कर रहे हैं दोबारा लोग। मेरे ख्याल से इसका फायदा भी यहाँ पे क्रूड देखने को मिला है। 5800 पे बाइंग करनी चाहिए, 5950 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5740 का। तो मेरे ख्याल से आज के दिन एनर्जी काउंटर में फिर से बाइंग होगी, और जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा उसमें बुलियन काउंटर में भी बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, चलिए वरना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। तो 3 क्लासेस हैं जहाँ पर कि आज आपको खरीदारी करके चलनी है, सिल्वर, क्रूड और US डॉलर रुपये में। यहाँ पर आज खरीदारी करके चलिए। सिल्वर में जो आज के लिए लक्ष्य दिख रहा है वो 61,300 का दिख रहा है, और कच्चे तेल में भी खरीदारी करके चलिए 5950 के टारगेट्स के लिए आज आप यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये तो रणनीति हुई आज के लिए कमोडिटी पर, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है ये भी हम आपको बता देते हैं। आज रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर आप नज़र रखिए। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखिए, लेकिन लक्ष्य जो है, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की, लक्ष्य 2252 का दिया था, अब वो बढ़ाकर 2925 का कर दिया है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट है जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, टारगेट यहां बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा M&M फाइनेंस पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। आज जो आंकड़े आए हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य जो ये देख रहे हैं आज के लिए 200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य आज के लिए M&M, माफ़ कीजिएगा, 200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य ये देख रहे हैं आने वाले समय के लिए। इसके अलावा बजाज ऑटो पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें कि ओवरवेट की रेटिंग ये देख रहे हैं, और जो लक्ष्य होगा वो होगा 4,742 रुपये प्रति शेयर का। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बिक्री देखने को मिली है, और आगे के लिए जो रेवेन्यू फोरकास्ट है वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके चलते आप आज बजाज ऑटो पर नज़र रख सकते हैं। तो M&M फाइनेंस, बजाज ऑटो और इसके अलावा रिलायंस, ये होंगे आज के टॉपिक ब्रोकरेज हाउस के रडार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़े दिग्गज निवेशकों ने क्या कहा 18 स्वदेश के लॉन्च पर, ये भी हम आपको एक एक करके सुनवा देते हैं।